वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम पार्ट 5 करने जा रहे हैं फॉर द पेपर 5। सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। एमसीक्यू जो वैलिड है सभी बोर्ड्स के लिए और स्पेशली 10 तारीख वाले पेपर के लिए। द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस बाय 20%। हमने करंट सेंसिटिविटी जिसको मैं CS से दिखा रहा हूँ उसको हमने बढ़ा दिया है कितना 20% से। और इसका रेजिस्टेंस जो था यानी गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस था उसको हमने 40% से डिक्रीज कर दिया है। मैं इसको R से दिखा रहा हूँ, R सबस्क्रिप्ट G से दिखा सकते हैं। इसको हमने डिक्रीज कर दिया है 40% से। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या होने वाला है ये हमें बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एक्चुअल सैंपल पेपर में भी था। तो जस्ट इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी और परसेंटेज चेंज क्या फर्क पड़ने वाला है। तो मैं अगर बोर्ड पर ले चलता हूं आपको। सो नई करंट सेंसिटिविटी CS डैश, अगर हम कह रहे हैं कि हमने उसको 20% से बढ़ा दिया है, 20% से बढ़ा दिया है, तो मैं लिखूंगा नई करंट सेंसिटिविटी है पुरानी करंट सेंसिटिविटी प्लस 20%। परसेंट का मतलब प्रति 100, 20/100 ऑफ ओल्ड करंट सेंसिटिविटी, दैट इज 1.2 टाइम्स CS ये है। और नया रेजिस्टेंस R डैश, पुराना रेजिस्टेंस प्लस 40% से हमने बढ़ाया रेजिस्टेंस को, तो 40/100 ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस, तो ये हो गया 1.4 R। अब चाहे तो 0 एक्स्ट्रा एडिशन लगा सकते हैं। और मैं फिर से चेक कर देता हूँ डेटा को 40%। तो अब पूछा वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या होगा, तो फॉर्मूला मैं यहीं पे लिख देता हूँ। वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होती है बच्चों, वो होती है करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस R। और डिटेल, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, इस पर आएगा जरूर क्वेश्चन। तो CS की डिटेल ये है कि है करंट फ्लोन या करंट डिफ्लेक्शन शोन फॉर यूनिट करंट फ्लोन थीटा अपॉन I, जिसकी वैल्यू होती है NAB अपॉन C, एन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बी मैग्नेटिक फील्ड, C टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग और सस्पेंशन फाइबर अगर वो सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। और जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है उसमें सिंपली नीचे R और आ जाता है जो कि रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर कॉइल का। तो इसके बेसिस पे मैं ये रिलेशन लिख सकता हूं। अब मुझे वोल्टेज सेंसिटिविटी में परसेंटेज चेंज चाहिए, यानी नई वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर VS डैश मानो माइनस पुरानी वोल्टेज सेंसिटिविटी, और इसके लिए हम रेफरेंस किसको लेने वाले हैं, डिवाइडेड बाय पुरानी वोल्टेज सेंसिटिविटी और इनटू 100%, है ना। लिखने का तरीका थोड़ा मैं सही कर देता हूँ। तो ये हमको कैलकुलेट करके निकालना है। वापस बोर्ड पे चलते हैं, वहां ठीक से लिख देता हूं मैं। सो पहले फॉर्मूला वाइज चाहते हैं। तो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी VS डैश को मैंने लिखा नई करंट सेंसिटिविटी CS डैश अपॉन नया रेजिस्टेंस R डैश। वैल्यू डाली CS डैश की 1.2 टाइम्स CS, R डैश की 1.4 टाइम्स R। CS अपॉन R को मैंने लिखा पुरानी करंट सेंसिटिविटी, यानी ये हो गया 120 अपॉन 140, पॉइंट हटा दिया मैंने और आसान करने के लिए 120/140, चाहे तो 12/14 रखें, डजेंट मैटर। और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है CS अपॉन R यानी VS ओल्ड सेंसिटिविटी। तो VS डैश इसके बराबर है, यानी कितनी है 2 6 12, 6/7 VS कितनी है। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज। तो वो तरीका ही होता है VS डैश माइनस VS अपॉन VS इंटू 100%। तो इसमें बस वैल्यू रखने की देर है, आंसर हमारे सामने। तो VS डैश 6/7 VS। आपको पता है लेस देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब कम हो गई है, ये समझ में आ गया आपको। आ गया मतलब आ गया, मान लो आ गया। माइनस VS डिवाइडेड बाय VS इंटू 100%। सो माइनस में कितना आया, 6/7 में से 1 माइनस करूंगा मैं, VS तो पूरा थ्रू आउट कट गया। तो 6 माइनस 7/7 यानी -1/7 इंटू 100%।
अब कुछ नहीं, 7 का टेबल अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बच्चे का फोन आ गया तो मैं इसको पॉज करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आता है मेरे पास 14 पॉइंट, यानी 100 को डिवाइड करना है 14.28%, समथिंग लाइक दिस। तो अब जब मैं ऑप्शन पे जाऊंगा, मैं ये जो भी सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो इस अप्रोच के साथ कि किस किस तरह की गलतियां आप कर सकते हैं, सारी गलतियां हमें अभी ही कर लेनी है इन पेपर्स में, जिससे कि फाइनल एग्जाम में वहां पे कुछ गलत ना हो। तो जितनी भी तरह की गलतियां बच्चों से हो सकती है वो बिल्कुल मैं अनजान बन के आपके साथ बिल्कुल वैसे पेपर डिस्कस करता हूँ। मैंने देखा यहाँ तो ये ऑप्शन में ही नहीं है कुछ भी, तो फिर अब मैं क्या करूंगा, मैं वापस से चेक करूंगा क्वेश्चन में क्या था, मैंने क्या गलत किया। तो क्वेश्चन को मैं दोबारा से पढ़ा। करंट सेंसिटिविटी हम बढ़ा रहे हैं जबकि रेजिस्टेंस को हम घटा रहे हैं। गौर कीजिए, घटा रहे हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ा नहीं रहे हैं। तो मुझे करेक्शन लगाना पड़ेगा मेरे कैलकुलेशन में। रेजिस्टेंस को हमने घटाया है मींस, मैं अब कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। घटाया तो यहाँ बच्चों माइनस आ गया, माइनस आ गया तो ये रह गया 0.6, 1.4 की जगह ये 0.6 रह गया, तो यहाँ पे आएगा 0.6। कैलकुलेशन इजी हो गई हमारी। 0.6 आ गया तो मैं बोलूंगा 120/60, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा था 00। तो अब ये मेरे पास है सिंपली 2। तो अब दिख रहा है, आगे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही मैंने बताया था आपको, क्योंकि किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि जरूरत पड़ सकती है इस मेथड की। तो ट्वाइस ऑफ वीएस यानी दुगना हो गया है, तो साफ साफ दिख रहा है हमें 100% इंक्रीज हो गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज इंक्रीजेस बाय 100%, 100% से बढ़ गया बच्चों। तो मैं समझता हूँ समझ आ गया होगा आपको। दोबारा से आप देख सकते हैं वीडियो, आप फॉरवर्ड या रिवर्स आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे हमको ज़्यादा स्पीड पे चाहिए, आप धीमे बता रहे हैं। तो बच्चों स्पीड कंट्रोल तुम्हारे पास है, तुम 1.5x पर देखो, 2x पर देखो, तुम्हारी जितनी मर्जी उस स्पीड बढ़ाकर देखो, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से तुम उसको सेट कर सकते हो। तो अब चलते हैं वापस से हम आगे क्वेश्चन जो है 42। 3 infinitely long पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स ए बी एंड सी, बिल्कुल सैंपल पेपर से मैच करता हुआ सवाल है। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, म्यू 0 अपॉन 2 पाई आर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। आर केप्ट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एज शोन। अभी डायग्राम देख लेते हैं हम। वायर सी एक्सपीरियंसेस नेट फोर्स एफ, नेट फोर्स ऑन वायर सी व्हेन द करंट इन वायर ए इज रिवर्स्ड। ए की करंट को उल्टा कर देंगे तो नेट फोर्स कितना होगा। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम है। अभी सी पर लग रहा है फोर्स एफ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं डिस्टेंस डबल है तो करंट भी डबल है। फॉर्मूला आपके दिमाग में आपको रखना था, दिमाग में है तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, 2 पाई आर। तो करंट डबल तो डिस्टेंस भी डबल, आर और आई, तो इफेक्ट खत्म हो गया। यानी जितना मैग्नेटिक फील्ड ए प्रोड्यूस करेगा सी पर, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस करेगा सी पर। अभी दोनों कर रहे थे सेम डायरेक्शन में, जब करंट इसके मैं रिवर्स कर दूंगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। तो आसान जवाब आपके सामने दिख रहा है 0। फोन को उठाना पड़ेगा बच्चों, एक्सक्यूज मी। तो बच्चों अगला सवाल 43। V वर्टिकल कंपोनेंट है, H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल पर, नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं। अब ये नॉर्थ पोल कौन सा, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इसके पास में है जिसका नाम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, एग्जैक्टली वहां नहीं है। अगर एग्जैक्ट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की बात करते तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में होता। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, वर्टिकल कंपोनेंट इज वेरी मच ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों जीरो, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी पे जा सकते हो। अब बात कर रहे हैं पोल की, तो वर्टिकल कंपोनेंट छोटा नहीं हो सकता, बड़ा ही होगा। और ऑप्शन डी और देख लेता हूं मैं, नीचे कहीं चले गया है यहाँ पर, और क्या है वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि फॉन्ट की कोई गड़बड़ हो गई है। पर हमें हमारा आंसर मिल चुका है यहाँ पर कि V ऐसे बहुत बहुत बड़ा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, क्योंकि एग्जैक्टली पोल नहीं है, पोल के पास है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर।
अर्थ मैग्नेटिज्म आपके सिलेबस में तैयार करके जाना, आसान क्वेश्चन आएगा उस पर और वो आप कर सकते हो इजीली। खाली ये पेपर कर लोगे तो इसमें से ही कोई क्वेश्चन आपका बैठ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, एट ए सर्टेन प्लेस, किसी जगह पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इक्वल है इन मैग्नीट्यूड। आप अच्छे से जानते हैं कि वहां पर tan थीटा यानी कि एंगल ऑफ डेप्थ जिसको हम कैलकुलेट करते हैं BV अपॉन BH, वो हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों बराबर है। 1 हो जाएगा तो थीटा 45 डिग्री, तो आपको पता चलेगा थीटा 45 डिग्री। द टोटल इंटेंसिटी एट द प्लेस विल बी 0B 0 वोल्ट A10 along wire of, मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ हो गई इस क्वेश्चन में। एक तो सारे मर्ज हो गए, तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं हमारी, हमने इतने सारे क्वेश्चन तो किए हैं। लीव दिस, छोड़, अगले पे चलते हैं। द करंट सेंसिटिविटी ऑफ, ये हम कर चुके हैं, 41 42 ये कर चुके हैं, सब कुछ मिक्सिंग हो गई है। ये 43 वापस आ गया और यहाँ में डी ऑप्शन मिल गया है ना, v इज नॉट इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0। 44 पे आते हैं। डी हो सकता था पर पोल नहीं है, एग्जैक्टली पोल नहीं है, इसलिए नहीं है। At a certain place, the horizontal component B0 and the vertical component V0 of Earth's magnetic field are equal in magnitude. The total intensity at that place will be, total intensity पूछी है ना, angle of dip नहीं पूछा है, तो total intensity BE ये होता है अंडर रूट ऑफ BH, यानी यहाँ पे B0 है उसका स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट V0 है तो उसका स्क्वायर, तो ये आंसर है। तो उसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, ये बोल रहे हैं इक्वल है। इक्वल है तो दोनों को B0 लिख दूं या दोनों को V0 लिख दूं? B0 के टर्म्स में तो दोनों को B0 लिख दिया मैंने, मतलब इसको भी लिखा B0, तो मुझे क्या मिलने वाला है, √2 B0, तो ये आंसर है डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम आ गए हैं सेक्शन सी पर। तो क्वेश्चन नंबर 45 AR क्वेश्चन, सेक्शन सी पर नहीं आ गए, सेक्शन बी पर आए क्या? सेक्शन सी पर आ गए 45 से 49। ये कोई सेक्शन नहीं है, वो सेक्शन बी का ही पार्ट है। एआर क्वेश्चन सेक्शन बी का पार्ट है बच्चों, सेक्शन बी में ही हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 एआर क्वेश्चन, कूलम्ब फोर्स, जिसको आप जानते हैं Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, मन में दोहरा लीजिए, याद रहेगा, बिटवीन टू पॉइंट्स, पॉइंट चार्जेस डिपेंड अपॉन द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। सही बात है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, कैपिटल K का मीडियम आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, देन फोर्स विल बिकम F/K, तो करेक्ट है। Coulomb force varies inversely with the dielectric constant of the medium, ये भी सही है। तो ओके, हम ऑप्शन ए दे देंगे। The 200 watt bulb glow with more brightness than 100 watt bulb when connected to same DC source. Let's start again. 200 वाट का बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस से जलेगा 100 वाट के बल्ब से when connected to same DC source। ठीक है, सेम डीसी सोर्स का मतलब आपने वही जोड़ दिया है, जो वोल्टेज उसको दिया वही वोल्टेज इसको दिया है, तो तेज जलेगा। ओके है। 100 वाट बल्ब हैज मोर रेजिस्टेंस देन 200 वाट बल्ब, ये बात भी सही है। अगर आप अलग अलग वाटेज के बल्ब देखेंगे तो उस केस में जैसे जैसे वाटेज बढ़ता जाता है, पी के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो ये है V²/R। सेम वोल्टेज के लिए देखा जाए तो रेजिस्टेंस, पावर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो ये बात सही है कि रेजिस्टेंस 100 वाट का ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें जो हीट डेवलप होगी दैट इज H = I²RT, वो कम होगी। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट कम होगी, करंट पावर 2 में आ रही है, इसमें रेजिस्टेंस पावर 1 में आ रहा है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ऐसे नहीं कि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा हीट डेवलप हो जाएगी, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम हो गई, यानी ये फॉर्मूला भी काम आ रहा है आपका, I = V/R। वोल्टेज सेम है तो करंट कम हो गई, करंट पावर 2 में है तो हीट कम हो गई, तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है। अगेन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 46। 47 पे आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट। सही बात है,
B equal to mu 0 I upon 2 pi r, inversely proportional to distance r. The magnetic field due to a straight current carrying conductor is in the form of concentric circles. वो भी सही है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, पर रीजन से असर्शन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन बी। असर्शन है एडी करंट पर क्वेश्चन मिलेगा बच्चों आपको। इज प्रोड्यूस्ड इन एनी मेटेलिक कंडक्टर व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड अराउंड इट। ठीक बात है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा एडी करंट्स इंड्यूस हो जाएंगी सभी मेटल्स में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज, कोई लिंक नहीं है, हालांकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन डिटरमाइन करता है। आधा अधूरा सेंटेंस है, अब मैं क्या बोलूं, बी बोलूं इसको या सी बोलूं, तो इंडिविजुअली बता देता हूं। असर्शन करेक्ट है, रीजन का कोई लिंक नहीं है, रीजन करेक्ट मान सकते थे, फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन बताते तो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दो। फिर 49, नो वर्क इज डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक बात है, assertion is correct. Electric field is always normal to the equipotential surface at every point. ठीक बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल नहीं होगा, तो चार्ज पर फोर्स नहीं लगेगा, जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो वर्क डन जीरो होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, तो ऑप्शन ए के साथ में जाऊंगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 50, हम आगे सेक्शन सी में। कॉलम 1 हमारे सामने है, कॉलम 2 हमारे पास है, और हमको करना क्या है, लिंक करना है। ओके, मैच द कॉलम बन गया बच्चों, आ सकता है आपका मैच द कॉलम इस तरह से है, तो एमसीक्यू। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल किसकी बनाते हैं हम, कॉपर मैग्नीज निकल एलॉय, एलॉयज की बनाते हैं, सिल्वर की नहीं बनाते, टिन लेड एलॉय की नहीं बनाते, निकल क्रोमियम एलॉय की बनाते हैं। ठीक है, निकल की, क्रोमियम एलॉय की, कॉपर मैग्नीज एलॉय, कॉपर भी होता है उसमें। तो बेस्ट कनेक्टिंग वाली, फर्स्ट के साथ ए और डी दोनों जा रहे हैं, बेस्ट कनेक्टिंग वायर सिल्वर मेटल, तो सेकंड के साथ तो सी जा रहा है ना, मैं लिखता जाता हूँ अभी, इसमें डाउट है उसको छोड़ा मैंने, ये तरीका है, ऐसे हम अटेम्प्ट करते हैं, तरीका आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि एग्जाम में ये तो करना है आपको। द हीटिंग वायर, हीट करने के लिए जो वायर हम बना रहे हैं वो नाइक्रोम, तो निकल क्रोमियम यहाँ पे आया है, तो थर्ड के साथ मैं ए लगाऊंगा। फ्यूज वायर, फ्यूज जल्दी से पिघल जाना चाहिए, लाइट का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा बी। तो अब जो है यहाँ लगाने के लिए सिर्फ डी बचा, अगर एक के साथ एक ही एसोसिएट हो सकता है, तो फर्स्ट डी, सेकंड सी, डी सी ए बी, डी सी ए बी। 50 सवाल हमने कर लिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट 6 में, और मैं फिर पेपर का जो पीडीएफ है वो भी अपलोड करूंगा उसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहां से आप देख पाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी, टिल देन हैप्पी लर्निंग।